हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह पार्ट 1 है। आज इससे रिलेटेड हम सभी प्रश्नों का हल करेंगे जो आने वाली परीक्षा में पूछे जाने वाला है, और उस कॉन्सेप्ट के साथ हम हल करेंगे जो एक बार अगर हम पढ़ लें तो भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे और समझते हुए करेंगे। एक बार अगर पढ़ लें तो भूलने का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हुए हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O एक है। इसमें देखिए जो 2H2 प्लस O2 यह मिल रहा है और संयोजित हो रहा है। मिलने का अर्थ है संयोजित हो रहा है। संयोजित होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यह H2O का फॉर्मेशन जब कर रहा है तो ये जब आपस में मिल रहा है तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न देखें तो कह रहा है समीकरण CaCO3, यह इसको गर्म किया जाए तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो इसको गर्म करने पर CaO प्लस CO2 के फॉर्म में यह विघटित हो रहा है। कहने का अर्थ है इसको गर्म कर रहे हैं तो ये दो भागों में विघटित हो जा रहा है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन का अर्थ होता है कि एक जो यौगिक है वो दो भागों में विघटित हो जाए। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है CuO प्लस H2 मिलकर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें दिया हुआ है उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो हम पहले क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। तो CuO प्लस H2O मिलकर Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है और ये जाकर हाइड्रोजन से मिलकर जल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ जब हम जानते हैं जब ऑक्सीजन का विघटन होता है तो एक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एक अपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का विघटन हो रहा है, अर्थात ये ऑक्सीजन टूटकर भाग रही है यहाँ से। चौथा प्रश्न कर रहा है Zn प्लस CuSO4 मिलकर ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रश्न को देखते हुए हम बता सकते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे Zn है और Cu है। यहाँ पर देखिए ये Zn है जो Cu को यहाँ से रिमूव कर दे रहा है और यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ ले आ दे रहा है, अर्थात यह एक विस्थापित कर रहा है क्योंकि यह एक अधिक अभिक्रियाशील मेटल है। तो जब यह यहाँ से विघटित कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं विस्थापन अभिक्रिया में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर BaSO4 प्लस 2NaCl है। ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है यह एक संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर यहाँ पर BaSO4 प्लस 2NaCl बना रहा है।
तो यहाँ पर NaCl एक लौण है, यह एक लौण है, यह एक लौण है, यह भी एक लौण है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर दो बार ये विस्थापित कर रहा है। तो जब 2 बार विस्थापित कर रहा है तो यहाँ पर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो आप सब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना कमेंट कर बताइए यह कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है 6 नंबर, Fe2O3 प्लस 2Al, एरो का चिन्ह है, Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस समीकरण में हम देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। जो एल है वह Fe से अधिक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आता है, तो यह Fe को विस्थापित कर देगा और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। तो यह विस्थापित कर रहा है, इसका अर्थ है यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल है जो Fe को विस्थापित कर दे रहा है और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CaO प्लस H2O एरो चिन्ह Ca इक्वल टू Ca इन्वर्टेड कोमा OH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए CaO प्लस H2O यह संयोजित हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोजित हो रहा है। तो यह संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है FeCuSO4 एरो का चिन्ह है, FeSO4 प्लस Cu कैसी अभिक्रिया है। तो इसमें वही हो रहा है जो जहाँ FeCu को विस्थापित कर दे रहा है और इसका स्थान स्वयं आकर यहाँ ले रहा है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रही है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है Pb प्लस CuCl2 एरो चिन्ह PbCl2 प्लस Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इसमें लेड प्लस CuCl2 है, तो यह लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। तो यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया ही है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2AgCl है जो लाइट के पर जो सन का है प्रकाश के कारण यह विघटित हो जा रहा है 2Ag प्लस Cl2 में। तो ये जब विघटित हो रहा है तो पूछ रहे किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है जब एक यौगिक खंडों विभाजित हो जाता है तो वह एक वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि वो खंड में अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, तो वह एक वियोजन अभिक्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है CH4 प्लस 2O2 को गर्म करने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा दे रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं जब कोयला को गर्म किया जाता है तो वह CO2 हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं यह ऊष्मा को दे रहा है, यानी ऊष्मा को क्षेपित कर रहा है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है C प्लस O2 एरो का चिन्ह है CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि C और O2 आपस में संयोजित हो जा रहा है और CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो आप लोग एक बार इसे स्कैन कर लें और देख लें कौन कौन सी इसमें आपको महत्वपूर्ण लग रही है। तो अगला प्रश्न कर रहा है 13 नंबर
2Cu प्लस O2 एरो का चिन्ह है। 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रश्न के अनुसार देखिए यहाँ Cu और O2 आपस में जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? संयोजित हो रहा है। जुड़ने का मतलब संयोजित हो रहा है। फिर भी यह संयोजित होने के साथ साथ भी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन यह जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का विघटन हो रहा है और ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम लोग एक बात से हम समझ जाएंगे ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण का वो होगा जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और हाइड्रोजन की कम होगी, लेकिन अवकरण में इसके वाइस वर्सा में उल्टा होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यहाँ अवकरण में हाइड्रोजन की अमाउंट अधिक होगी और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, Cu के साथ O2 अभी चला आया है, तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है CuO2 एरो का चिन्ह है 2CuO में कौन सा कथन सत्य है? ये तो सेम ही है क्वेश्चन भी, ये भी तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कॉपर का ऑक्सीकरण या कॉपर का अवकरण। यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? दूध थोड़ी रहा है, जुट रहा है। यहाँ पर दूध थोड़ी रहा है, जुट रहा है। क्या रहा है? जुट रहा है। तो कॉपर का क्या है? ऑक्सीकरण। कहने करते हैं यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन को जब जुड़ना हो तो ऑक्सीकरण और टूटना हो तो अवकरण। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंतव्य क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? हम जानते हैं सांस किस लिए लेते हैं? ऊर्जा के लिए। कहते हैं ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा के लिए सांस लेते हैं तो उससे ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। जिससे ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा क्या है? ऊष्मा यहाँ पर मुक्त हो रही है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। तो एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साग सब्जियों का विघटित होना होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियां है जब विघटित होगी, जब कंपोस्ट उसका बनेगा तो वहां से वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसका जो कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया होती है उसमें उष्मा क्रिएट करते हैं। जब उष्मा क्रिएट होती है तो हम जानते हैं जो जहाँ से उष्मा क्रिएट हो रही है वो एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, इसलिए ये भी एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो 16 का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। 17 नंबर क्वेश्चन पर है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जब भोजन का पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है तो पूछ रहा है। यह एक उपचयन होगा। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। उपचयित होते होते वो लास्ट में मल के द्वारा निकल जाता है। ये एक उपचयन अभिक्रिया है। इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत VVI है, VVI है। ये कोई पूछता ही है, हर बार एक पूछता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस यानी मेथेन, मेथेन का दहन कैसी अभिक्रिया है? जब मेथेन हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उससे उष्मा जब निकले उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके उल्टा ही होता है, कोई भी पदार्थ जले उसको जलाने के लिए जब उष्मा दिया जाता है उसको तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अर्थात कहने का अर्थ है वो उष्मा को ले रहा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ये जल रहा है, क्या कर रहा है? जल रहा है। तो जलकर क्या देगा? उष्मा हमको देगा, लेगा नहीं। तो यहाँ पर जब दे रहा है बेकार है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हमने पहले इस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन कहते हैं और जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है
ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे उपचयन ही कहेंगे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, उपचयन ही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ये तो वही प्रश्न हो गया कि जब किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीकरण की वृद्धि हो, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वही कहलाएगी, उपचयन ही होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार दिया है। यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ दिया है हाइड्रोजन का ह्रास। तो हम लोग जानते हैं, पहले क्वेश्चन में प्रश्न में कर चुके हैं, जब हाइड्रोजन की जब वृद्धि हो तो उसे अपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन कहते हैं। लेकिन दिया है इसमें कहा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो कहने का इसका अर्थ ये हुए कि जब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो जब कह रहा है हाइड्रोजन का ह्रास हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया है, तो वह एक उपचयन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन कौन सी प्रक्रिया है, उपचयन में क्या होता है। हम जानते हैं ना, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया O2 का योग, वो ये सब तो सही है। हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रही है, यह भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो क्या करता है, ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में डी दिया है सभी, ये सभी सही है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग जानते हैं अभिकारक कहते हैं। और जो अभिकारक रासायनिक प्रक्रिया सब करके जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो क्या कर रहा है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, जो भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहेंगे। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाल तत्व अयस्क आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो जब लाल तत्व अयस्क पर जब जल प्रवाहित करेंगे या जलवाष्प या जल हो प्रवाहित जब करेंगे तो वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करेगा, और जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करेगा तो उस पर एक भूरा परत, लाल भूरा परत जम जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका, ये मैग्नेटाइट का ये सूत्र है, जिस इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब हम आयरन पर जलवाष्प का प्रवाहित करते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है मैग्नेटाइट का। तो बच्चों हम सब आप सब देख रहे हैं कि हमने 24 क्वेश्चन में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इतनी बारीकी से बताया है कि आप सब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार अच्छी तरह से फिर एक बार पढ़ लें। अगला प्रश्न कर रहा है 25 नंबर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट है, उसे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हाँ ये भी सही है। NO2 प्राप्त होता है, ये भी सही है। NO2 और N2 ना, N2 प्राप्त नहीं होता है, NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। डी नंबर का रहा है Na2 और O2 वो दोनों प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि NO2 और O2 दोनों प्राप्त होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, कोई भी मेटल या धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है और वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कह रहा है लोह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl में जब डाला जा रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया करेगी, तो वो हाइड्रोजन गैस तो देगी ही, ये सही है। बी में कह रहा है Cl2 ना, Cl2 केवल नहीं दे सकती है, ये आयरन लेवल कर रहा है और कोई नहीं। इसमें दे रहा है
H2 हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करेगी ही और FeCl2 का भी निर्माण करेगी। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये ऑप्शन इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले उसे सीरीज से रगड़ दिया जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से जल सके, हमको दिखाई दे सके। इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है। हम लोग जानते हैं जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो वो श्वेत और चमकीली रूप से दिखाई देती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर दिया है चमकीली और श्वेत, उजली चमकीली की तरह वह दिखाई देती है हमको। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फास्फोरस और सल्फर जो क्रिया करती है, जो उसका फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल बनता है उसका रंग कैसा होता है। तो यह एक बोर्ड मॉडल है, यह हर बार पूछता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यह बार बार रिपीटेड करता रहता है। तो 28 नंबर का होगा बी, यह हरा होता है। क्या होता है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग हरा होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ध्रुवीय का रंग कैसा होता है। ये भी बोर्ड मॉडल है, ये भी बोर्ड मॉडल है, लगा लीजिएगा, ये बार बार भी पूछता है। अच्छी तरह से इस पे ध्यान दीजिएगा। ये भूरा जो यहाँ कह रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ध्रुवीय का रंग कैसा होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है भूरा, यह बी में दिया है लाल, सी में हरा, डी में पीला। तो हम लोग जानते हैं और पढ़े हुए हैं कि इसका रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। यह भी बोर्ड मॉडल है, अधिक बोर्ड मॉडल है, बार बार पूछता रहता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन जो क्रिया करती है उससे सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा और डी काला। इसका हम जानते हैं जब सिल्वर क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो वो एक श्वेत, वो अपना रंग नहीं बदलता है, वो श्वेत का श्वेत ही रहता है। तो बच्चों आप सब ये देख रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन करा रहा है वो पूरा बोर्ड मॉडल है, और आप सब ध्यान से इसे देखें और स्क्रीनशॉट भी करते रहें और इसे बार बार देखने का प्रयास करें और पढ़ते रहें इसे। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछ रहा है इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है। तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जिसमें दिया था सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो इसमें दिया है सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा था। सिल्वर क्लोराइड का रंग हमने श्वेत लिया था, बट इसमें दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। इस सूर्य प्रकाश में रखने पर सिल्वर क्लोराइड को क्या प्राप्त होता है। जब सूर्य प्रकाश में रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को, यह क्लोराइड क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और सिर्फ हमें सिल्वर ही प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है। तो इसको जानते हैं हम, श्याम श्वेत फोटोग्राफी यह वैसा फोटोग्राफी है जो पहले वाले जमाने में आता था, जो उजला और काला काला फोटो दिखाई देता था, उसमें कोई रंगीन फोटो नहीं आता था। उसी में ये क्या प्रयुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता था उस समय, जो उसमें काला और उजला फोटो को बनाने में बहुत हेल्प करता था। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। कौन सा इसमें पदार्थ है जो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, वो टूट जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि यह सिल्वर ब्रोमाइड ही जो है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह विघटित हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग यह एक श्वेत होता है।
36 नंबर क्वेश्चन है, काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह उष्मा उष्मा को मुक्त करती है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लें कि इसमें कौन कौन से आपको डाउट लग रहा है, और अच्छी तरह से इसे देखकर आप सब एक बार शॉर्ट स्कैन ले सकते हैं और बार बार रिवीजन कर ले। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो इसमें बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना उसे कहते हैं जो काली चूना लाकर और पानी में डाल दिया जाता है, जल में डाला जाता है तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र यह हो जाएगा, ये तो काली चूना का सूत्र हो जाएगा, यह बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अरे हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन में कुछ इधर आ गया है, क्योंकि वहां पर कॉपर ऑक्साइड का जो रंग है वो काला होता है। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र वही होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है। ये लोहे पर जंग लगने की क्रिया अर्थात कहने का अर्थ है जब लोहा पर जंग लगता है तो वो उसको संक्षारित करने लगता है। तो यह कहने का इसका अर्थ यह है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो वो संक्षारित होना शुरू होता है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जंग का सूत्र है। जंग का क्या सूत्र है। तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3X, है ना, XH2O। यह जंग का सूत्र होता है। सी नंबर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हमने कहा है कि मेहनत ही आपकी पहचान होगी, वरना एक नाम के तो हजारों आदमी होंगे। बच्चों, आप सब अपने मेहनत और ईमानदारी से पढ़ें और उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी अच्छी तरह से करें। हमारा धन्यवाद आपके लिए हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।